हाय एवरीवन। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा है ये सेकंड लेक्चर। जो भी लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, पहले आप जाके लेक्चर 1 को अटेंड कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर मान लो आपको दो या दो से अधिक वेक्टर गिवन है तो आप उसका एडिशन कैसे करोगे, उसकी बातें आज हम करने वाले हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड होगा पॉलीगॉन्स लॉ। इन तीन लॉज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का कहाँ पे यूज करेंगे, पॉलीगॉन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, उसकी बातें अगर हम करें तो ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन दोनों का हम यूज करेंगे दो वेक्टर के एडिशन के लिए। अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन करना है तब हम यूज करेंगे ट्रायंगल और पॉलीगॉन। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये है आपका फॉर टू वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर का अगर हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल या तो पैरेललोग्राम यूज करेंगे। अगर आपको मोर देन टू वेक्टर गिवन है, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, फॉर मोर देन टू वेक्टर एडिशन के लिए हम यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड। अब अगर दो या दो से ज्यादा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पॉलीगॉन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो दिया है तो दो के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जनरली यूज करने वाले हैं। मोर देन टू के लिए हम पॉलीगॉन यूज करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें ट्रायंगल लॉ की, तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, हमेशा हम हेड टू टेल को मिलाएंगे। जो भी आपको वेक्टर गिवन होगा ना, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को हम मिलाएंगे। इसीलिए ट्रायंगल लॉ को हम बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो इसको बोलेंगे टेल टू टेल मेथड। टेल टू टेल मेथड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर का अगर आपको एडिशन करना है तो फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड टेल से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को आप मिलाओगे। और पॉलीगॉन में हम क्या यूज करने वाले हैं, पॉलीगॉन में हम यूज करेंगे हेड टू टेल मेथड। अब ये तीनों टाइप्स को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। इसमें भी हेड टू टेल हम यूज करने वाले हैं। अब इन तीनों टाइप्स को हम देखने से पहले पहले अगर हम बात करें, मान लो अगर आपको सपोज दैट मान लो एक लूप दिया है, कोई भी आपका लूप दिया है ऐसा कुछ, मान लो इसका डायरेक्शन बोल दिया, मान लो ये ऐसा डायरेक्शन है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है r1 वेक्टर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है r2 वेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है r3 वेक्टर को। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में r1 r2 दिया हो और आपसे पूछे कि r3 क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो एक चीज याद रखना, जब कहीं पे भी अगर आपको लूप दिखे, लूप मतलब पूरा क्लोज लूप दिखे, तो आप क्या करो, उसके अंदर जितने भी वेक्टर हैं सबका अलजेब्रिक सम कर दो इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज लूप में, इसको हम आगे लिख रहे हैं, द algebraic sum of vectors in any closed loop is equal to 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। इन
द अलजेब्रिक सम ऑफ वेक्टर इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई भी क्लोज लूप दिया है वेक्टर फॉर्म में तो उस लूप में उन सारे वेक्टर का जो अलजेब्रिक सम होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। अब मान लो इसी में हम अप्लाई करें जो हमारा ये फिगर हमने बनाया है। अब इसमें अगर मान लो मैं चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मैं चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं। अब एक चीज याद रखना, एरो के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, एरो के अपोजिट चल रहे हो तो निगेटिव ले लेना, जिस वेक्टर के लिए बात करें। अगर आप उसका रिवर्स लोगे तो भी आ जाएगा। अब हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एरो के डायरेक्शन को हमने मान लिया है पॉजिटिव, और एरो की विपरीत दिशा में अगर हम चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव ले रहे हैं। अब हम अगर R1 से चले तो भाई इधर जब चलोगे तो R1 का एरो भी है और उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे R2 पे आएंगे तो R2 का जो एरो है उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो R2 भी क्या हो जाएगा, R2 भी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी R1 और R2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 वेक्टर। फिर हम R3 पे जब आएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, हम चलेंगे ऐसे और ये एरो का डायरेक्शन है अपोजिट। तो अगर आपके चलने का डायरेक्शन और एरो का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको ले लोगे आप माइनस, तो ये हो जाएगा -R3 इक्वल टू कर दोगे 0। तो यहां से R3 आपको मिल जाएगा, R3 वेक्टर इक्वल टू मिल जाएगा R1 प्लस R2। R3 इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि किसी भी क्लोज लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 0, अगर आपको क्लोज लूप बना हुआ है तो। अच्छा, यही चीज अगर हम मान लो क्लॉक के बजाय एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज चलते तो क्या होता, मान लो आप ऐसे चलते, क्लॉकवाइज चलते तो क्या होता, ऐसे, तो भी आपका आंसर वही आता। देख लो, जैसे जैसे मान लो R3 क्या है, पॉजिटिव, तो R3 हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि हम एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो R3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम जब R2 पे पहुंचेंगे तो हमारा, अब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R2 का डायरेक्शन जो है हमारे चलने के डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट है, तो उसको ले लोगे माइनस, यानी हो जाएगा -R2 वेक्टर। फिर R1 पे जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 पे भी क्या है, हमारे चलने का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो वो हो जाएगा -R1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां से R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर R1 R2 को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर्स। तो आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और भी कर सकते हो, आपने क्या किया है, जब एरो के डायरेक्शन में, जिसको आपके चलने का डायरेक्शन और एरो का डायरेक्शन अगर सेम था तो आपने उसको पॉजिटिव लिया है, आप चाहो तो उसका अपोजिट भी ले सकते हो। अगर आप चलने के डायरेक्शन और एरो के डायरेक्शन को निगेटिव लोगे तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो भी फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। बस फर्क क्या होगा इन दोनों में, जहां पे आपका माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि किसी भी क्लोज लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, मान लो ये आपका है R1 वेक्टर आपको दिया है I कैप, ये दिया है मान लो R2 वेक्टर, ठीक है, R2 वेक्टर मान लो आपको दिया है I कैप प्लस J कैप हमने मान लिया, और ये हमने मान लिया है ये R3 वेक्टर है, ये दे रखा है मान लिया कि 2J कैप। अब आपसे बोला है कि R4 क्या होगा आपको बताना है, फाइंड R4 वेक्टर, ये निकालना है, R4 क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी क्लोज लूप में वेक्टर का जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा 0। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे लगा दो। जब वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा देखते हैं। अब आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्लॉकवाइज चलता है।
ठीक है, हमने मान लिया है कि R4 का जो डायरेक्शन है, एक मिनट, R4 का डायरेक्शन जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि कुछ ऐसा है। हमने मान लिया कि इसका भी डायरेक्शन आपको ऐसा दिया और ऐसे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो भाई R4 क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा पॉजिटिव। फिर R3 भी क्या है, एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो, इसका मतलब R3 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। R2 क्या है, आप चल ऐसे रहे हो और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस, R2 हो जाएगा माइनस। अब अगर R2 हो जाएगा माइनस तो फिर R1 क्या होगा, भाई आप ऐसे चलोगे, R1 का डायरेक्शन इधर है, तो यानी ये हो जाएगा R1 भी हो जाएगा माइनस, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहां से अगर आप R4 लिखो तो R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। अब अगर आप R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। R1 क्या है, आई कैप, R2 क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, R3 क्या है, R3 आपको दिया है 2j कैप, तो ये हो जाएगा 2j कैप। अब यहां से हो जाएगा आई और आई हो जाएगा 2 आई कैप, 2j और j में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। तो यहां से आपको मिल जाएगा R4 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी क्लोज लूप दिख रहा है वेक्टर फॉर्म में और कोई वेक्टर अगर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस लूप में क्या करोगे, आप वेक्टर का अलजेब्रिक सम कर दोगे इक्वल टू 0, तो वहां से वो वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी लूप में बात कर रहा हूं, चाहे आप क्लॉकवाइज चलना चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन पे। पहले हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ। फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बताया कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का यूज हम किसके लिए करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर टू वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर एडिशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस लॉ को यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हेड टू टेल मेथड। H2T मतलब हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड यूज करने वाले हैं। अब जैसे मान लो आपको दिया है, दो वेक्टर दिया, मान लो आपको एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर आपको ये दिया है। ये आपका है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है। तो आप क्या करोगे ना, पहले वाले वेक्टर को आप बनाओ, फर्स्ट वाला वेक्टर को वैसे रहने दो, ये वाले वेक्टर को हमने ऐसे रहने दिया। फिर अब इसका क्या होगा, ये हेड होगा और ये आपको पता है टेल, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। अब क्या करोगे ना, इस वेक्टर का जो आपका बी वाला वेक्टर है इसका पैरेलल शिफ्टिंग करोगे। पैरेलल शिफ्टिंग जब आप करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके आप इसके हेड से इसके टेल को क्या करोगे, मिलाओगे। यानी ए वाले वेक्टर के हेड से बी वाले वेक्टर के टेल को मिलाओगे। तो जब आप मिलाओगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग आप कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शन किसी वेक्टर का चेंज नहीं करते हो, उसका पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। पहले ये वेक्टर क्या था, ऐसे था, ये पहले वेक्टर यहाँ पे था, इसका हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया इधर। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब अगर हम इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऐसा और इसको ऐसा हम मिला दें, अब होगा क्या ना, फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से जब सेकंड वाले वेक्टर के हेड को मिलाओगे तो आपको इन दोनों का क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्योंकि ये आपका ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, तो ये आपको आर मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएं जो अभी हमने बताया था, अगर आप देखो तो ये वाला क्या बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, ये आपको एक लूप बनता नजर आ रहा है। अब इसमें क्या करो, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो,
जब एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे ना, तो हमने क्या बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में वेक्टर का अलजेब्रिक सम क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करो तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में चलोगे तो ए वेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव, फिर बी वेक्टर के भी डायरेक्शन में चलोगे तो बी भी हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आपने आर का डायरेक्शन क्या माना है, इधर से इधर माना है, तो ये हो जाएगा क्या, आप चलोगे ऐसे और डायरेक्शन अपोजिट, यानी ये हो जाएगा माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि दो वेक्टर का अगर आपको एडिशन करना है वेक्टर फॉर्म में तो आर हो जाएगा उसका वैल्यू, आर जो मिलेगा आपको वो वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम कर सकते हैं। दो वेक्टर का एडिशन करने का मतलब दोनों को वेक्टर फॉर्म में क्या करो तो ऐड कर दो, तो वो आपको देगा आर वेक्टर। अब अगर आप, ये कौन से फॉर्म में था, ये था आपका वेक्टर फॉर्म में, ये आपका आया है रिजल्टेंट जो आया है ये आया है वेक्टर फॉर्म। अगर आप चाहते हो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर आप आर का रिजल्टेंट चाहते हो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। यहां पे अगर हम फिगर जो आप लोग देख रहे हो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं। मान लो ये आपका P है, ये Q है, ये यस है और ये T है। हमने मान लिया कि P Q यस T पॉइंट है। अब आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो A होगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो A होगा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो B होगा। अब अगर हम मान लें, अगर ये मान लें कि ये एंगल जो है A और B के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो जिधर थीटा होता है उधर क्या आएगा, जिधर थीटा होता है B का इधर कंपोनेंट जो आएगा ये आ जाएगा कॉस, B कॉस थीटा, और वर्टिकल आ जाएगा B साइन थीटा। अगर जिसको डाउट है इसमें, आप क्या करना, आप यहां पे लगा देना पहले कॉस। जब कॉस थीटा लगाओगे ना तो कॉस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू। भाई कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कि एस क्यू अपान हो जाएगा एस पी। तो एस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस क्यू इक्वल टू आ जाएगा एस पी इंटू कॉस थीटा। और एस पी क्या है, बी है। भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ही तो होगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये आ गया एस क्यू, उसी को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा पी क्यू अपान एस पी। तो यहां से पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस पी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और पी क्यू हमारा ये वाला है, तो वही हमने डायरेक्ट लिखा है बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि ये वाला साइड ए है, ये वाला बी है। भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ही तो होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही होगा। अब अगर आपको ये देखो ट्रेंगल, अगर आप, तो ये ट्रेंगल क्या दिख रहा है आपका, ट्रेंगल पी क्यू एस टी जो है ना वो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप कर सकते हो। यानी कि आप इसको ऐसा कर सकते हो, अगर आप ट्रेंगल देखो पी क्यू टी, इसमें आप लिख सकते हो पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। और पीटी का क्या होगा, पीटी का रिजल्टेंट जो होगा ना, ये जो है पीटी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आर होगा मैग्नीट्यूड। और क्यूटी जो हमने लिखा पी क्यू तो हमारा बी साइन थीटा हो जाएगा, पी क्यू तो हमारा बी साइन थीटा हो जाएगा। क्यू टी को हम लिख सकते हैं क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी लिख सकते हैं। तो यहां पे तो हो जाएगा बी साइन थीटा जो कि हमने फिगर से फाइंड कर लिया था, और क्यू टी को हम लिख सकते हैं क्यू एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पीटी का स्क्वायर, पीटी इक्वल टू यानी कि आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
अब QS की अगर हम बात करें, QS कहाँ, यहाँ पे क्या है, QS जो है ये है आपका, QS को हो या SQ को, बात एक ही है। QS जो है B cos थीटा है, और ST क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा B cos थीटा प्लस A का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। जब आप यहाँ पे लगाओगे ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे पड़ा रहेगा। यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें आपको बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB कॉस थीटा। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे लिख सकते हो 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, प्लस हो जाएगा 2AB कॉस थीटा, यानी कि आर इक्वल टू आ जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये मिल जाएगा फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आप दो वेक्टर का एडिशन करते हो तो वेक्टर फॉर्म में तो आपने देख लिया था कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा आर वेक्टर है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, चलो मैं मान लेता हूं कि ए और आर के बीच में एंगल जो है वो अल्फा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर अल्फा निकालना है तो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप यहाँ पे tan अल्फा लगाओ तो क्या हो जाएगा, PQ अपॉन QT। QT मतलब QS प्लस ST कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो, अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर हमें बताना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए आप अप्लाई कर दो tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ अपॉन QS प्लस ST हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो जाएगा PQ अपॉन QS प्लस ST, यानी कि हमने QT को लिख दिया है डायरेक्ट QS प्लस ST। तो यहां से आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू PQ क्या है, B साइन थीटा है, और यहाँ पे ST आपका A है और QS क्या है, B कॉस थीटा, यानी कि यहां से आपको tan अल्फा मिल जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू ये मिल जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, अगर आपको ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल पूछेगा तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो हमने क्या देख लिया, हमने देखा यहाँ पे कि आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस B वेक्टर, ठीक है, और एक तो आपने ये देखा, और दूसरा देखा मैग्नीट्यूड फॉर्म में कि आर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और तीसरा हमने देखा tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।